तो अब हमारी जो फर्स्ट यूनिट को एक बार मैं क्विक रिव्यू ले लेता हूँ, हमने कौन कौन से टॉपिक कर लिए, सो दैट आपको भी ध्यान में रहे कि हमने क्या अब तक पढ़ लिया है और इस यूनिट के अंदर। ये इस यूनिट का नाम था हमारा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और जिसके अंदर मोस्टली हमने एक ही बात की है, दो ऑब्जर्वर, एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर और एक हमारा मूविंग ऑब्जर्वर, सिर्फ हमने बस इसी पर पूरा कंसंट्रेट किया। एंड दोनों ऑब्जर्वर एक दूसरे के रिलेटिव हैं। देन दोनों ऑब्जर्वर में जो मूविंग ऑब्जर्वर है उसकी वेलोसिटी कितनी है, कंपैरेटिव है, कंपेरेबल है लाइट के वेलोसिटी के। ये हमारा मेन इसमें थीम थी। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और इसके अंदर हमने सबसे पहले किया था रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम से क्या मतलब, रेफरेंस फ्रेम से सीधा सा मतलब ये होता है ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व कर रहा है, लाइक मैं अभी ऑब्जर्व कर रहा हूं, आप ऑब्जर्व कर रहे हो, या कोई भी चीज जो ऑब्जर्व कर रही है, जो किसी चीज को देख रही है, किसी डायमेंशन को मेजर कर रही है, किसी टेम्परेचर को मेजर कर रही है, किसी टाइम को मेजर कर रही है, किसी वेलोसिटी को मेजर कर रही है, कोई भी चीज है ना, वो सारे सारे ऑब्जर्वर है और वही सारे सारे रेफरेंस फ्रेम है। हम किसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं वो जरूरी है। आपको किसी पहाड़ की हाइट बहुत ऊंची लगती है, लेकिन जब आप उसी को प्लेन में बैठे हो, प्लेन से देखते हो तो हाइट तो कम है, तो आप डिपेंड किस पे कर रहा है कि आपका ऑब्जर्वर कौन सा है, आप किस ढंग से उस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो, है ना। तो ये था हमारा रेफरेंस फ्रेम, और रेफरेंस फ्रेम को हमने फिर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। वो कैटेगरीज कौन कौन सी थी, इसी के अंदर पहला आ जाता था, पहला आया हमारा इनर्शियल फ्रेम। व्हाट इज इनर्शियल फ्रेम, जिसके अंदर हमारी वेलोसिटी, जो ऑब्जर्वर जो मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम है, कांस्टेंट फ्रेम हैविंग अ वेलोसिटी जीरो, जीरो वेलोसिटी हो सकती है, कोई वेलोसिटी नहीं है उसकी। वेलोसिटी से यहाँ पे मतलब मेरा क्या है, मैग्नीट्यूड प्लस उसकी डायरेक्शन। कांस्टेंट वेलोसिटी से मतलब क्या है, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, दैट इज नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम। नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम मीन्स वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी फ्रेम, जिसकी वेलोसिटी ऑब्जर्वर जो मूव कर रहा है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी, और जिसके अंदर न्यूटन के लॉ, जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी है देन यहाँ पे न्यूटन के लॉ होल्ड करेंगे, फ्रेम वेयर द न्यूटन लॉ होल्ड, न्यूटन लॉज जो है वो होल्ड करते हैं, तो इनको हम कहेंगे इनर्शियल फ्रेम। और इसका दूसरा नाम न्यूटोनियन फ्रेम भी है, क्योंकि इसमें न्यूटन के लॉ होल्ड करते हैं, न्यूटन के लॉ वैलिड है, न्यूटन के लॉ, न्यूटन की इक्वेशन वैलिड हो रही है, तो ये कहलाता है हमारा इनर्शियल फ्रेम। लाइक न्यूटन की इक्वेशन हमारी एक इक्वेशन जो मुझे याद आ रही है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी v माइनस u, जिसको नॉर्मली लिखा जाता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ये हमारी इक्वेशन होती है न्यूटन लॉ के अंदर। तो जिसके अंदर ये इक्वेशंस वर्क कर रही है वो सारे सारे हमारे इनर्शियल फ्रेम है। दूसरा हमारा है नॉन इनर्शियल फ्रेम। एंड व्हाट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम, जिसके अंदर जो हमने ऊपर लिखा है वो वर्क नहीं कर रहा है, दैट इज एक्सीलरेटेड फ्रेम। नॉन एक्सीलरेटेड की जगह क्या हो गया, एक्सीलरेटेड फ्रेम। जो फ्रेम एक्सीलरेटेड है, अब एक्सीलरेटेड फ्रेम का क्या मतलब हो गया, एक्सीलरेटेड फ्रेम जिसके अंदर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। अब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होने के दो मतलब है, या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो, डायरेक्शन वो की हुई रह रही है, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। पहले 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, थोड़ी देर में उसकी वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर हो गई, फिर उसकी वेलोसिटी हो गई 7 किलोमीटर पर आवर। जब इसमें क्या हो गया, इस केस में उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो वो एक्सीलरेटेड फ्रेम हो गया। या दूसरा जो अभी मैंने बताया रोटेशनल, अगर मेरे कोई चीज रोटेट कर रही है, सर्कुलर मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन में जहां वेलोसिटी v, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है लेकिन इसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो वो हो गया मेरा एक्सीलरेटेड फ्रेम। और जैसे एक्सीलरेटेड फ्रेम हो गया,
इन फ्रेम में यहाँ पे न्यूटन की लॉ होल्ड नहीं करते हैं। अब यहाँ पर ये इक्वेशन काम नहीं आती है, यहाँ पर हम इक्वेशन दूसरी काम में लेते हैं, और वो क्या हो जाती है इक्वेशन? वो हो जाती है मेरे पास में एंगुलर वेलोसिटी, मैं इसकी जगह काम में लूंगा जो यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला था, उसकी जगह मैं यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला काम में लेता हूँ। ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई इज इक्वल टू, यहाँ लीनियर एक्सीलरेशन था, लीनियर एक्सीलरेशन की जगह अब हो जाएगा मेरा एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा मल्टीप्लाइड बाई टी। तो इस फ्रेम को नॉन न्यूटोनियन फ्रेम भी कहते हैं, नॉन न्यूटोनियन फ्रेम्स भी कहते हैं। फिर हमने इसके बाद जो नेक्स्ट बात कही थी, वो बात की थी हमने रेफरेंस फ्रेम के बाद में माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। और माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट से हमने क्या प्रूव किया था? माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट से हमने ये प्रूव किया कि देयर इज नो यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं होता है, एवरीथिंग इज रिलेटिव, सारी चीजें रिलेटिव होती है। इसके कंक्लूजन हमारे ये आए थे, देयर इज नो यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देयर इज नो यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दुनिया में कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है, एवरीथिंग इज रिलेटिव। अगर हम किसी चीज को उसकी लेंथ को मेजर कर रहे हैं, रिलेटिव है, तो वो लेंथ जैसा भी हमने देखा भी था, लेंथ अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग है, टाइम अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग है, मास अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग है। तो वो डिपेंड किस पे कर रहा है? ऑब्जर्वर पे डिपेंड कर रहा है कि ऑब्जर्वर उसको कैसे देख रहा है। तो everything is relative, there is nothing absolute, there is nothing universal frame। जब universal frame नहीं है, that means क्या है? There is no existence of ether frame, there is no existence of ether frame, ether नाम का कोई भी फ्रेम नहीं होता है। ये हमारा सेकंड कंक्लूजन इसका माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट के हमारे जो कंक्लूजन थे वो आए थे। देन हमने क्या किया, इसको करने के बाद में हम आए थे फिर आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और वो आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सिर्फ और सिर्फ इनर्शियल फ्रेम पे वर्क करती है, बाकी जगह वर्क नहीं करती है। जब वो इनर्शियल फ्रेम पे वर्क करती है, इसीलिए हमने उसका नाम दिया स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। वो एक स्पेशल केस है जिसमें इनर्शियल फ्रेम हम काम में ले रहे हैं। अब अगर मैं इसमें, ये थ्योरी आई थी हमारे 1905 में, इसके बाद में अगर मैं इसके अंदर नॉन इनर्शियल थ्योरी को भी, नॉन इनर्शियल फ्रेम को भी अगर मैं ऐड कर देता हूं, तो क्या हो गया? सभी तरह के फ्रेम काम आ जाएंगे। तो ये थ्योरी बाद में आई थी जिसका नाम था जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो सभी पे वर्क कर रही है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये बाद में आई 1922 में। अब जो फर्स्ट जो हमारी थ्योरी थी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो इनर्शियल फ्रेम में वर्क कर रही है, और ये किस पर बेस्ड थी? ये हमारी मैक्सवेल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है उस पर हमारी स्पेशल थ्योरी बेस्ड थी। सिर्फ इसमें मैक्सवेल का जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, उस पर बेस्ड थी। फिर जो सेकंड थ्योरी आई वो किस पर बेस्ड हो रही है? जब जनरल थ्योरी है दैट मीन्स उसके अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड भी आ गया और इनर्शियल फ्रेम भी हमारे उसके अंदर आ गए। और फिर हमने आइंस्टीन के दो पोस्टुलेट्स को लिखे। वो पोस्टुलेट्स हमारे पास में क्या क्या आए थे? वो पोस्टुलेट्स हमारे पास में आ गए थे, ब्लर दिख रहा है? किसको ब्लर दिख रहा है? क्लियर नहीं दिख रहा है क्या? सर लिटिल बिट ब्लर है। अच्छा, अब देखो, मैंने उसको वापस फोकस करने की कोशिश, मैं इसको फोकस करता हूँ। ये एक्चुअली क्या है ना कि मैं इसके सामने आ जाता हूँ तब ये शायद ऐसा हो जाता है। चलिए, नाउ नेक्स्ट, इसके बाद में हमने आइंस्टीन की जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के दो पोस्टुलेट थे, उन पोस्टुलेट को हमने समझा। पहला पोस्टुलेट क्या था हमारा? कि मींस ऑल फिजिक्स लॉज आर इक्वली वैलिड इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सभी इनर्शियल फ्रेम के अंदर फिजिक्स के लॉज प्रॉपरली होल्ड करते हैं। एंड सेकंड, that is the velocity of light is invariant of frame।
वेलोसिटी ऑफ लाइट फ्रेम इंडिपेंडेंट होती है, फ्रेम पे डिपेंड नहीं करती है। तो वो हमारा सेकंड टॉपिक हुआ। सर थोड़ा सा ब्लर है। सही करता हूँ बेटा। बड़ा कर देते हैं तो अब ये सब सही है। ठीक है, सही आ रहा है सर आप। ठीक है। फिर हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ थर्ड हमारा था, पॉस्टुलेट्स की हमने बात की और 2 पॉस्टुलेट्स हमने इसमें देखे जो अभी मैंने आपको बताया। फिर हमने इससे पहले माइकलसन के बाद में हमने एक टॉपिक और किया था और वो था हमारा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन एंड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के कंट्रीब्यूशन में हमने वेलोसिटी एडिशन या वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन भी किया था, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। देन फिर हमने किया लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, और वो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हमारा क्या था? लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ये था कि अगर मेरे पास 2 फ्रेम है और दूसरा फ्रेम वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपेरेबल वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है, तब उसके बीच में जो कोऑर्डिनेट्स हैं उन कोऑर्डिनेट्स के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह का है वो हमने देखा था। और वो था हमारे पास में x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी डिवाइड बाय रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, y डैश इज इक्वल टू y, z dash is equals to z, t dash is equals to t minus xv by c square whole divided by root 1 minus v square by c square। ये हमने जो स्पेस ट्रांसफॉर्मेशन के कोऑर्डिनेट्स हैं वो निकाले थे। यहाँ पर हमने एक केस पर्टिकुलर एक कंडीशन काम में ली है, और वो कंडीशन क्या है? जो ऑब्जर्वर मूव कर रहा है वो अलोंग एक्स डायरेक्शन मूव कर रहा है, इसीलिए y और z में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अलोंग एक्स डायरेक्शन मूव कर रहा है, तब हमारे ये रिजल्ट आए थे। देन फिर हमने वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन किया। ओके, इसी के बाद में हमने एक और इसका स्पेशल केस लिया था, व्हेन v इज लेस देन c। जब v इज लेस देन c है तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन कन्वर्ट हो जाता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में। दैट मींस जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है दैट इज अ स्पेशल केस ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। देन उसके बाद में हमने किया वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन हमने कहां पर किया? व्हेन v इज कंपेरेबल टू c, जब v c के कंपेरेबल है। और वो हमने कहां से निकाला? इसका जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन था इनका हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन करके निकाला था। इसका हमने डिफरेंशिएशन किया और तब हमारे पास में क्या आया? vx, तब हमारे पास वेलोसिटी कंपोनेंट आ गए थे ux डैश इज इक्वल टू ux माइनस v डिवाइड बाई 1 माइनस v ux बाई c स्क्वायर। ये हुआ हमारा x कंपोनेंट वेलोसिटी का। uy डैश कंपोनेंट जो था वो था uy डिवाइड बाई 1 माइनस v ux बाई c स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। और मैंने यहाँ पर एक बात इसी तरह का सेम आ जाएगा uz, सेम बस यहाँ पे y की जगह z रख दीजिए। यहाँ पर मैंने एक और बात कही थी, यहाँ पर एक अजीब बात हमारे सामने आ रही है कि जो वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन है इट डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन। पार्टिकल की x डायरेक्शन की वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। ये यहाँ पर चेंज हो रहा है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से। जब हम बात करते हैं जहाँ पे नॉन रिलेटिविस्टिक केस है, तो वहां से रिलेटिविस्टिक केस में आते ही हमारी वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन जो है वो x डायरेक्शन की वेलोसिटी डिपेंडेंट है, x डायरेक्शन की वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। देन नेक्स्ट वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद में हमने किया था लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। लेंथ सिकुड़ जाती है कब? जब आपकी वेलोसिटी रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी है, तब आपकी जो ऑब्जर्व वेलोसिटी है, ऑब्जर्व लेंथ है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। और ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला आया था L ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू L प्रॉपर मल्टीप्लाइड बाय रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन चाहे ऑब्जेक्ट मूव करे या ऑब्जर्वर मूव करे,
दोनों केसेस में लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होगा। तभी तो मैं कह रहा हूं यहाँ पे रिलेटिविटी है, या तो ऑब्जेक्ट मूव करे या ऑब्जर्वर मूव करे, दोनों में से कोई भी एक मूव कर रहा है तो रिलेटिव मोशन हो गया। जब रिलेटिव मोशन है तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होता है। और यहाँ पे हमको एक नई टर्म मालूम पड़ी, प्रॉपर लेंथ या प्रॉपर टाइम। तो प्रॉपर लेंथ जिसके अंदर ना मैं मूव कर रहा हूं ना ऑब्जर्वर मूव कर रहा, दैट इज सॉरी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, दैट इज ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में मैं स्टेशनरी हूं या मेरे रेफरेंस में ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, तो वो होगा प्रॉपर ऑब्जर्वेशन। फिर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के बाद में नेक्स्ट हमारा टॉपिक हुआ था टाइम डायलेशन। एंड टाइम डायलेशन हमारा क्या था, टी ऑब्जर्व, जो अभी हमने किया टाइम डायलेशन, टी ऑब्जर्व इज टी प्रॉपर डिवाइड बाय रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। टाइम डाइल्यूट हो जाता है, टाइम बढ़ जाता है। अगर एक ऑब्जर्वर स्टेशनरी फ्रेम में किसी इवेंट को होते हुए देख रहा है और वही इवेंट मूविंग ऑब्जर्वर देख रहा है, तो मूविंग ऑब्जर्वर के लिए टाइम ज्यादा लगेगा, उसको उस इवेंट स्लो नजर आएगा, इवेंट स्लो होता हुआ नजर आएगा, टाइम डाइल्यूट हो जाएगा। और यही टाइम डाइल्यूट जो है फ्रेम इंडिपेंडेंट है, रिलेटिव है। रिलेटिव फिनोमेना कैसे, या तो इवेंट मूव करे या ऑब्जर्वर मूव करे, टाइम डाइल्यूट होगा, टाइम डायलेशन होगा। एंड अब दोनों चीजें लेंथ कॉन्ट्रैक्शन एंड टाइम डायलेशन दोनों एक फ्रेम में नहीं होगी, दोनों अलग अलग फ्रेम के लिए, दोनों अलग अलग ऑब्जर्वर पे डिपेंड करती है। ये हुआ था हमारा 8 पॉइंट जो हमने कर लिया टाइम डायलेशन। देन टाइम डायलेशन के बाद में सर हाँ सर लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन में हमने ये एज्यूम किया कि ऑब्जेक्ट एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एग्जैक्ट तो सर ऑब्जर्वर मूव जो हमारा एग्जैक्ट फ्रेम है वो मूव कर रहा है ना। यस सर, तो अगर हर एक्सिस से कुछ एंगल पे होगा तो कोई डिफरेंस आएगा इस पे? हाँ ऑब्वियसली, अगर हम उसको एक्स डायरेक्शन की जगह हमने उसको वाई डायरेक्शन ले लेते हैं तो हमारी इक्वेशन वाई वाली जो इक्वेशन है ये चेंज हो जाएगी, जेड डायरेक्शन में ले लेंगे जेड इक्वेशन चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर हम एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन की जगह किसी रैंडम डायरेक्शन में ले लेंगे तो एक्स भी चेंज होगा, वाई भी चेंज होगा, जेड भी चेंज होगा। वो हमारा केस कोर्स में नहीं था, इसलिए मैंने नहीं करवाया, क्योंकि वो उसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स और ज्यादा टफ हो जाती है, अदरवाइज वो कर सकते थे हम। ओके सर। सर चटनी क्वेश्चन है, प्लीज सर उसको उसका आंसर दे दीजिए, समझा दीजिए प्लीज। बिल्कुल मैंने देख लिया प्राची जी, आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है, बट अभी जो मैं बोल रहा हूँ इसको तो मैं पूरा बोल लूँ, इसलिए मैं रुका हुआ था। मैंने देख लिया आपने एक वो क्वेश्चन पूछा है, पहले मैं इसको कंप्लीट करके फिर उस क्वेश्चन पे आ जाऊंगा। ओके सर। यस हाँ, नाउ नेक्स्ट देखो, अब मैं भूल जाता हूँ, मैं रट ही आता हूँ ना सारी चीजें, इसलिए याद नहीं रहती है। 8th पॉइंट हो गया था। नाउ नेक्स्ट 9th पॉइंट जो हमने किया वो टाइम डायलेशन के बाद में हमने किया था मास वेरिएशन। मास भी हमारा कांस्टेंट नहीं है, मास वेरी करता है। मास वेरी कैसे करता है, m इज इक्वल टू m नॉट डिवाइड बाय रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। मास वेरी करता है। मास प्रॉपर मास m नॉट इज ए प्रॉपर मास और ए रेस्ट मास। प्रॉपर मास किसको, जहां पे वो रुका हुआ है, दैट इज अ रेस्ट मास। तो ये मास वेरिएशन हमने किया, और इसी मास वेरिएशन से हमको एक चीज मालूम पड़ी कि जो वेलोसिटी है c, वो अल्टीमेट स्पीड है। c इज अल्टीमेट स्पीड, c इज अल्टीमेट स्पीड, जिसको कोई भी मटेरियल पार्टिकल अचीव नहीं कर सकता है। कोई भी मटेरियल पार्टिकल, इवन इलेक्ट्रॉन ही क्यों ना हो या इलेक्ट्रॉन से भी छोटा म्यूऑन पार्टिकल क्यों ना हो, वो लाइट की स्पीड को अचीव नहीं कर सकता है, उसकी वेलोसिटी लाइट से कम ही रहेगी। देन उसके बाद में हमने किया था एनर्जी, रिलेटिविस्टिक एनर्जी, सॉरी उसके बाद हमने किया मास एनर्जी रिलेशनशिप। मास एनर्जी रिलेशनशिप, और मास एनर्जी रिलेशनशिप बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड आइंस्टीन का फॉर्मूला E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। हमने इस चीज को प्रूव किया। देन इसको करने के बाद में हमने किया था रिलेटिविस्टिक एनर्जी, और हमने किया था जिसको मेरा दूसरा नाम था एनर्जी मोमेंटम रिलेशनशिप। एनर्जी मोमेंटम रिलेशनशिप हमने की, और वो एनर्जी मोमेंटम रिलेशनशिप, एनर्जी मोमेंटम रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप थी E स्क्वायर माइनस P स्क्वायर C स्क्वायर इज इक्वल टू m नॉट स्क्वायर C4। ये फॉर्मूला हमने
डिराइव किया एनर्जी एंड मोमेंटम में रिलेशनशिप। और इस फॉर्मूले का डेरिवेशन बहुत सिंपल सा था, हमने क्या लिया, गामा लिया और गामा से हमने इस फॉर्मूले को डिराइव कर लिया। देन इसको करने के बाद में हमने लास्ट टॉपिक किया हमारे यूनिट का मासलेस पार्टिकल। एंड मासलेस पार्टिकल के केस में उसकी एनर्जी आ गई थी E इज इक्वल टू PC एंड वेलोसिटी जो आई थी V इज इक्वल टू C। दैट मीन्स मासलेस पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ लाइट की वेलोसिटी से मूव करते हैं और किसी दूसरी वेलोसिटी से मूव नहीं करते हैं। तो ये हमारी यूनिट के टोटल 12 टॉपिक जो थे वो हमारी यूनिट कंप्लीट हो गई। नाउ प्राची ने क्वेश्चन ये पूछा है कि a young man goes to a pole star 40 light years away and come back to the earth, who travel with the velocity 4/5t on a rocket. Calculate the age difference between him and his twin brother who prefer to stay on earth. सर ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे समझा दीजिए। तो ये क्वेश्चन वही है जो हमने, अच्छा हाँ, इसमें एक टॉपिक और हमने किया था जो इसी से मुझे याद आया, और वो था हमारा टॉपिक ट्विन पैराडॉक्स। ट्विन पैराडॉक्स का भी टॉपिक हमने किया था, और एक और हमने किया था एविडेंस ऑफ टाइम डायलेशन एंड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। ये टॉपिक भी हमने किए थे। तो जो ट्विन पैराडॉक्स है, ट्विन पैराडॉक्स पर ही ये आपका क्वेश्चन होगा, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास में हमको लेंथ मालूम है, लेंथ गिवन है 40 लाइट ईयर्स। तो 40 लाइट ईयर्स हमारी लाइट हो गई, टाइम हो गया 4/5c। तो हम जो प्रॉपर लेंथ है वो निकाल लेंगे, किसके लिए, जो स्टेशनरी है आदमी उसके लिए, और जो आज लड़का जा रहा है उसके लिए क्या हो जाएगी, लेंथ ऑब्जर्व लेंथ निकाल लेंगे। प्रॉपर लेंथ इन दोनों से निकल जाएगी। देन ये लेंथ आप यहाँ पे रखिए L0, और फिर आप ऑब्जर्व लेंथ निकाल लीजिए। ऑब्जर्व लेंथ आ जाएगी, वेलोसिटी आपके पास में है ही, तो आपका टाइम निकल जाएगा, टाइम ऑफ ट्रेवल टाइम आपका निकल जाएगा, और ट्रेवल टाइम निकलने से आपकी एज कैलकुलेट हो जाएगी। ये आपको इस क्वेश्चन में करना है। क्लियर? यस सर। यस, एनी अदर क्वेश्चंस या क्लोज करें मीटिंग? क्या हो गया? हाँ, गौरव को साफ नहीं दिखाई दे रहा। गौरव आप साफ दिखाई दे रहा है? एनी अदर क्वेश्चंस? तो यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास हमारी फ्राइडे को होगी 11 बजे। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम 5th यूनिट स्टार्ट करेंगे। सेकंड यूनिट को अभी नहीं लेंगे, सेकंड यूनिट को हम बाद में लेंगे, क्योंकि 5th यूनिट कंपैरेटिवली इजी है और थोड़ा सा हमारा कोर्स भी आपको वो यूनिट अच्छी भी लगेगी। एंड वो यूनिट है हमारी फाइबर ऑप्टिक्स एंड लेजर। तो हमारा नेक्स्ट जो क्लास रहेगी वो फाइबर ऑप्टिक्स की रहेगी फ्राइडे। सर फिर सैटरडे को भी क्लास होगी ना? हाँ जी सर फिर सैटरडे को भी क्लास होगी, फ्राइडे और सैटरडे दोनों दिन? जो कमिंग अभी फ्राइडे आ रहा है उस दिन मेरी क्लास है, और कमिंग सैटरडे को भी क्लास है। तो सर हमारी फिर ऐसे तो एक सब्जेक्ट छूटेगा? कोई सब्जेक्ट नहीं छूट रहा। अभी एक्चुअली क्या है कि जो इलेक्ट्रिकल में जो आपके फैकल्टी है ना, विश्वेंद्र सर, उनकी ग्रांट एक्सपायर हो गई है कि वो 15 दिन के लिए घर गए हुए हैं। वो मंडे को ज्वाइन कर लेंगे, तो मंडे से आपकी वापस इलेक्ट्रिकल की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो इसीलिए उनकी जो क्लासेज है उनको अरेंज कर रहा हूँ। और सर ग्राफिक्स की अभी नहीं चल रही है क्या? अच्छा, ग्राफिक्स को थ्योरी से हटा के उसको लैब में डाल दिया है, तो उसकी आपकी लैब की क्लास होगी। वो आपका थ्योरी सब्जेक्ट था पहले, अब उसको हमने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया है, तो उसकी प्रैक्टिकल की क्लास आपकी रहेगी। ओके सर। हाँ, एनी अदर क्वेश्चन? क्लोज कर दे मीटिंग। थैंक यू। यस सर। थैंक यू। Yes, sir. Thank you, sir. थैंक यू। थैंक